are you? Welcome to the GAV Academy. I hope you have seen all the videos, last 2 videos of natural vegetation and wildlife, and you have learned more, and of course I know you also want to know more about the vegetation and wildlife of the world and the India of especially. तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो आई होप सो कि आज इसका लास्ट पार्ट बनेगा, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि व्हाट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, यू हैव सीन द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आपने उनकी नेमिंग्स देखी, देन यू हैव सीन द ट्रीज फाउंड, द एनिमल्स फाउंड, what type of climate they need, means how much rain or temperature they want, and the last one the features of these type of forest कि कौन सी स्पेशल बातें हैं उनके बारे में, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना स्पेशल मतलब होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, हमने जो बात की वो हमने उनके बारे में डिटेल्स की और साथ ही साथ हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट किया था। ठीक है, तो पहले टॉपिक को लिखते हैं कि क्या टॉपिक है। ये टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आप बहुत कुछ जान चुके हैं अभी तक इसके बारे में, और अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पहले की 2 वीडियोस देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंस देख रहे थे। उन इम्पॉर्टेंस में हमने देखा कि ये रेन को अट्रैक्ट करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है ना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद हमने ये देखा रिक्रिएशन के लिए ये हमारी हेल्प करता है। तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है, मतलब इफ़ देयर इज़ नो फॉरेस्ट इट मीन्स देयर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ। जस्ट लाइक कि जैसे वाटर की इम्पॉर्टेंस है, ऐसे ही फॉरेस्ट की भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो इट मीन्स कुछ भी नहीं है। तो हमें वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें इस टाइम पे वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। यू नो दे सप्लाई अस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के तो हम नहीं रह सकते हैं, तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन जंगलों को बचाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर साथ ही उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ों को देखूंगी कि क्या हुआ। ना सिर्फ ये हमें ये जो चीज़ें देते हैं कि रेन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को दे रहे हैं, या रिक्रिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या इकोलॉजिकल बैलेंस को कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम इम्पॉर्टेंस में देखें तो इट प्रोवाइड फूड एंड फॉडर। ठीक है ना, फूड भी सप्लाई करते हैं, फॉडर भी सप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड फॉर अस। ठीक है, उनमें से अगर हम एक जो चीज़ शायद मेरे को लगता है कि यहाँ पे उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बनता है हमारे लिए, कि हम फॉरेस्ट को मेडिसिन के तौर पे भी बहुत, फॉरेस्ट यानी कि हम लोग जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो यूज़ है वो हम प्लांट को, सम प्लांट्स आर यूज्ड एज, some plants are used as medicines। ठीक है ना, so that is why they are known as the medicinal plant। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय प्लांट, यानी कि उन प्लांट्स का यूज़ जो है वो किसी न किसी तरीके की बीमारियों को रोकने के लिए होता है। तो ऐसे तो आपने देखा होगा घर में हमारे आधी से ज़्यादा, अगर हम इंडियन फूड की बात करें, अगर हम इंडियन
फूल पौधों की बात करें तो उनमें से काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो औषधीय पौधे हैं, जो मेडिसिनल प्लांट है। मे बी आपको पता हो, मे बी आपको ना पता हो, पर हमारे बुजुर्गों को बहुत पता थी। आपको पता है हमारे यहाँ आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो ये आयुर्वेद कहाँ से आया? ये इन प्लांट से ही तो बनता है, इन प्लांट से ही तो उन्होंने सीखा कि किस तरीके से। अगर हम पुराने ज़माने में देखें और हनुमान जी ने क्या किया था, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो क्या थी वो संजीवनी बूटी? एक टाइप का प्लांट था, उससे उनकी मूर्छा खत्म हो सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स की जो हमें मेडिसिन की तरह हमारे लिए काम आते हैं। दे हेल्प अस just like medicine, so that is why we call them the medicinal plant. ठीक है, so medicinal plants. तो we are talking about some medicinal plants and those plants are, अगर हम बात करें तो अगर हम सिंपल अपने घर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने जिंजर का नाम सुना होगा। जिंजर अदरक जिसे हम कहते हैं। कफ एंड कोल्ड हम अपने खाने में यूज़ करते हैं उसको, चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सो कफ एंड कोल्ड में बहुत यूज़ होता है ये। ठीक है, कफ एंड कोल्ड के अलावा अगर हम बात करें हम अपनी सब्जियों में भी डाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको सबके नाम तो यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ों के नाम बताऊँगी जो आपको लगेगा कि वो एक औषधि है और हमें पता भी नहीं है, या आपको शायद पता भी हो, आपने कभी उनकी तरफ ध्यान ना दिया हो। तो अगर मैं बात करूँ तुलसी, हमारे घर में, हर घर में, इंडियन फैमिलीज़ में जो होती हैं तुलसी का पौधा लगा ही होता है। हिंदूज़ तो उनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, तो हिंदुओं के घर में तो पक्का हर घर में एक तुलसी का पौधा होता है। लेकिन अगर आप बाकी धर्म के लोगों के, तो वो बेशक से उसको पूजा पाठ के तौर पे ना लेते हो, लेकिन तुलसी का पौधा लगाते ज़रूर है। तो इसका भी यूज़ कफ एंड कोल्ड में होता है। ठीक है ना, इसके पत्तों को लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्पगंधा एक पौधा होता है, सर्पगंधा। और सर्पगंधा का जो पौधा होता है, ऐसा माना जाता है कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ब्लड प्रेशर, ठीक है, सो ब्लड प्रेशर के लिए हम सर्पगंधा का पौधा यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने जामुन तो सुना ही होगा। मैं इंडियन नेम इसलिए ले रही हूँ आपके लिए क्योंकि इंडियन नेम के हिसाब से आप ज़्यादा पौधों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। सो जामुन एक ऐसा पौधा होता है। ठीक है, जामुन जो होता है आपने खाया ही होगा, थोड़ा सा कड़वा सा लगता है देखने में, पर खाने के बाद उसका जो टेस्ट होता है बड़ा मीठा मीठा सा लगता है। तो जामुन जो होता है वो डायबिटीज़ में बड़ा काम आता है। डायबिटीज़ के लिए ये काम आता है। तो डायबिटीज़ में लोग ज़्यादातर जामुन जो है, जामुन के बीज को अगर पीस के आप खाएं तो तब भी बहुत अच्छा होता है, और जामुन खाएं तब भी बहुत अच्छा होता है। सीजनल फ्रूट है, खाना चाहिए हमें। विनेगर के रूप में भी यूज़ होता है। आपने उस दिन साइंस की क्लास में भी आपने देखा होगा, सर ने लाइव क्लासेस में आपको बताया होगा कि विनेगर किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरत होती है उसकी, तो वो बहुत काम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अर्जुन का जो प्लांट होता है, अर्जुन का जो पौधा है वो ईयर एक का मतलब अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो अगर आप इसके अर्जुन के जो पत्ते होते हैं, अगर उसको थोड़ा सा मसल के उसके जूस को अगर कान में डालें तो आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा। और उसके साथ ये भी ब्लड प्रेशर के लिए भी काम आता है। सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा हम और अगर किसी अलग पौधे की बात करें जो मैं मान के चलती हूँ कि सभी को पता होगा, नीम। नीम एक एंटीबायोटिक है। नीम एक ऐसा पौधा है जो एंटीबायोटिक है। आपने देखा होगा नीम जो है, नीम के पत्ते, अगर उसकी हर चीज़
निम्बोरियों से लेके उसके पत्ते, उसके छाल, उसकी मीन्स बार्क ऑफ द फ्रूट्स, द लीव्स, द ब्रांचेस, सब कुछ हमारे उसके काम आता है। दैट इज़ उसकी एयर बहुत, अगर नीम का पौधा लगा हो तो एयर को बहुत पल्यूट नहीं होने देता है और क्लीन कर देता है। तो एंटीबायोटिक है, अगर इसके पत्तों को पीस के अगर आप लगा दे किसी घाव पे तो जर्म्स को नहीं फैलने देगा। लोग दातुन के लिए यूज़ करते थे इसको, तो ये भी एक बहुत ही कह सकते हैं यूज़फुल पौधा है। थोड़े से और पौधों की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर आपने देखा होगा आपके घर में अक्सर हमारे इंडियन खाने में हमारा खाना जो है बिना हल्दी के नहीं बनता है, ठीक है ना। हल्दी के बगैर हमारा खाना इनकम्प्लीट माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, सोना सोना सा लग रहा है। तो हल्दी तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि लोग हल्दी का इस्तेमाल हमारे जो इंडियन जो शादियाँ होती हैं उसमें भी, वेडिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, मतलब शुभ भी माना जाता है। सो हल्दी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मरिक, ठीक है ना। तो टर्मरिक जो होता है ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक तरीका का एंटीबायोटिक ही है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक पौधा है। अगर हम इसको भी हम यूज़ करते हैं, कई बार चोट लगने पे भी हम करते हैं, हील करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो हम हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंचन या कंचनार, कंचनार का पौधा, तो कंचनार का पौधा जो होता है वो अस्थमा के लिए बहुत उपयोगी होता है। अस्थमा आपको पता है एक बीमारी होती है जिसमें लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और एक जो होता है दैट इज कॉल्ड द अल्सर। अल्सर इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिजीज़। किस टाइप की डिजीज़ होती है? छाले से पड़ जाते हैं, तो पेट में अगर किसी के छाले पड़ जाए, अगर किसी के मुंह में छाले पड़ जाए, तो इस टाइम पे ये जो कंचनार का पौधा होता है वो बहुत काम आता है, ठीक है। तो टर्मरिक भी हो गया, हमने देख लिया, हल्दी भी हो गई, कंचनार भी हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे अगर इंडियन देखेंगे आप बहुत सारे अनियन भी है, अगर हम गार्लिक की भी बात करते हैं तो वो भी किसी न किसी तरीके से यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें तो उनका यूज़ होता है एज ए मेडिसिन। तो मैं यहाँ पे अगर गिनाऊँ तो बहुत सारे पौधे हैं जिनके बारे में शायद किसी को पता हो और किसी को ना पता हो, और लेकिन लोकल लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता होता है। कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो लोकल एरियाज़ में होते हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे लिए प्लांट्स कितने ज़रूरी हैं, हमारे लिए जो वेजिटेशन है वो कितनी ज़रूरी है। तो अगर एक फॉरेस्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फिर सोचने की बात है कि क्या पहले के मुकाबले आज जो फॉरेस्ट है उतने ही रह गए हैं? नहीं रह गए हैं ना। अचानक से क्या हुआ? अगर आप सिर्फ 200 साल का हिस्ट्री उठा के देखें तो 200 साल की हिस्ट्री में आप देखेंगे कि द वर्ल्ड हैज़ टोटली चेंज्ड, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज चेंजेस। सो अगर हम बात करें कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग इसको, तो इन डिस्ट्रक्शन के अगर मैं थोड़ी सी रीजंस दूं कि वाई पीपल आर डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है इतना, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ लार्ज स्केल ऑफ ट्रीज आर कटिंग, ठीक है ना। तो हु आर कटिंग द ट्रीज? आइदर द पर्सन और आइदर द दोज, आई एम सॉरी। सो या तो वो लोग काट रहे हैं उनको जो जिनका फॉरेस्ट तो एक्चुअली किसी का होता नहीं है, सच बताया जाए तो या तो फॉरेस्ट जो है वो लोग काट रहे हैं जो गवर्नमेंट के लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग काट रहे हैं जो ग्रीडी पीपल हैं बहुत ज़्यादा, जो एक्चुअली नेचर को बचाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं कि क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है, सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हम देखेंगे। सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं। तो उनमें से अगर हम कुछ एक की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन, ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है
कि जनसंख्या जो है एक्सप्लोजन होता जा रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एकदम से जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है तो वो कहाँ रहेगी, इतने सारे लोग कहाँ से खाना खाएंगे, उनके लिए इतना सारा प्रोड्यूस जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जंगलों को काटते हैं और खाना उगाने के लिए खेत बना देते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि फॉरेस्ट तो कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या बात करेंगे कि इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ वेरी कॉमन फॉर दीज डेज। अगर हम बात करें करंट टाइम में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो माइनिंग वगैरह के लिए, है ना, माइनिंग हो रही है तो माइनिंग वगैरह के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है। अगर हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे किसी चीज़ के माइंस हैं तो हमें एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा वहाँ से। तो क्या है कि उसको करने से पहले लोग क्या करते हैं कि जंगलों को काट देते हैं, माइनिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे पौधे लगाते तो नहीं है ना, उतने फॉरेस्ट अगेन से दोबारा से एफॉरेस्टेशन तो नहीं होता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन जो है, आज का जो टाइम है, लोग फर्नीचर्स वगैरह, तो ह्यूमन बीइंग के अगर डोमेस्टिक यूज़ के लिए देखा जाए तो आप अपने घर को अगर स्टार्टिंग से घर में से घुसने के बाद अगर गेट से अंदर एंटर होने से लेके अगर आप अपने हर एक रूम को देखें तो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, हमारा फर्नीचर है, हमारा बेड है, हर चीज़ हमारी लकड़ियों से बना हुआ है। तो उसको इसीलिए हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से इन डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको रोकें। लेकिन आपको पता है मेरी और आपकी बात मानेगा कौन, मानेगी किसके लोग, जब तक हमारे यहाँ किसी चीज़ को लेके कोई लॉ नहीं बन जाता। इट इज़ नॉट फॉर इंडिया ओनली। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इंडिया के लोग ऐसे हैं कि बिना लॉ के नहीं सुनते हैं। किसी भी देश में चले जाइए, लोग इतनी जल्दी नहीं मानते हैं हमारी बातों को। तो अगर हम मानते हैं इस बात को कि हमें इसको कंजर्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचाना, ठीक है। मैं और आप चाहे, कम्युनिटी चाहे तो बचा सकती है, लेकिन लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट का कटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम उसको बचा सकें। इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, 1893 के ही करीब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी रियलाइज़ हो गया था, सबसे ज़्यादा जंगलों को काटने में भी उन्हीं का हाथ था। लेकिन उन्हें उसके बाद कुछ दिनों में उन्हें भी समझ आ गया था कि ये जो जंगल है इतनी तेज़ी से कट रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, और वहाँ पे रेलवे लाइन्स, रेलवे ट्रैक्स बिछ रही थी, और रेलवे की जो स्लीपर्स बनने थे, उन सब के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी। तो वो बहुत अंधाधुंध जिसे कहते हैं, उसे उन्होंने यहाँ के हमारे इंडिया के जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। उनको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए भी उन्होंने हमारे यहाँ के जंगलों को काटा था। लेकिन फिर अचानक से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जंगल जो है इंडिया के भी ख़त्म हो रहे हैं। अब उन्होंने सोचा अब क्या होगा, उन्होंने कभी ये थोड़ा ना सोचा था कि उन्हें इंडिया छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक तरीका बनाया जिसकी वजह से उन्होंने जंगलों को काटने पे रोक लगा दी। लेकिन उस वो जो तरीका था उसको उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि जंगल उतने ही काटे जाएंगे जितने अगर लगाए जाएं एफॉरेस्टेशन के लिए। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में उन्होंने क्या किया, जंगल तो उन्होंने हमारे बहुत सारे काट दिए, स्पीसीज़ जो थे, अभी हम जो पढ़ रहे थे पिछले 2 वीडियोज़ में कि स्पीसीज़ जो होते वेरिएशंस होनी चाहिए, बहुत सारे स्पीसीज़ थे। लेकिन क्योंकि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी
जिस टाइप के, क्योंकि एवरी प्लांट और एवरी ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो उनको तो उनकी इंडस्ट्री में जिन टाइप के पेड़ों की जरूरत थी उन्हें तो वो चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पेड़ तो हमारे बहुत सारे, जंगलों को तो काट दिया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे वो प्लांट्स उगाए, वो वाले पेड़ उगाए जो उनको ज़रूरत थी, इसलिए इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रही थी कि ये तभी से थोड़ा सा लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अगर दूसरी बात करूं तो क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए स्टेप्स उठाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए जो स्टेप्स उठाए, हम उसकी बात अगर करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और अगर हम थर्ड की बात करें तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये 3 टाइप के उन्होंने कैटेगराइज कर दिए कि इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, पहले तो उन्होंने इसको कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ये कहा कि हमें इन फॉरेस्ट को पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा कि हमें इसको बचाना कैसे। अब ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं जी आने वाला टाइम है तो हमें क्या करना है, हम जंगल काटेंगे ही नहीं, हमें पेड़ काटना ही नहीं है, तो सर्वाइव कैसे करेंगे। हमें बिल्डिंग्स भी चाहिए, हमें फर्नीचर भी चाहिए, हमें एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें खाना भी चाहिए, तो फिर क्या करें, क्या जंगल ना काटें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उसको 3 कैटेगराइज किया, जिसमें अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट जो था उसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया, मतलब रिजर्व कर दिया गया, इट इज रिजर्व्ड, ठीक है ना, कि अब फर्दर डिप्लीशन नहीं होगा, ठीक है। तो रिजर्व फॉर फर्दर डिप्लीशन, कि अब इनको काटा नहीं जाएगा, ठीक है, एक बात हो गई। उसके बाद क्या किया गया, इसको जो रिजर्व फॉरेस्ट है इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि इन जंगलों को काटा नहीं जाएगा, इनको बचा के रखना है हमें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही वाइल्ड लाइफ है जो जिसके लिए जंगलों का होना बहुत जरूरी है। अब शेर को थोड़ा ना हम घर में पाल सकते हैं, शेर तो जंगल में ही रहेगा, तो जंगल भी तो होना चाहिए शेर को रखने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमें ये देखना होगा कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ये हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो ये एमपी में है, J&K में है, ठीक है, J&K के अलावा आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के उसमें इलाकों में दैट इज ऑन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइप के जंगल वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इनको फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, इसके अंदर से कोई भी जाके पेड़ों को नहीं काट सकता है, ठीक है। प्रोटेक्ट, ये परमानेंट फॉरेस्ट है, इनको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया। हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट जितने भी हैं उनको हमने बचा लिया है कि आगे अब इसका फर्दर डिप्लीशन नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड द रिजर्व फॉरेस्ट। अब हम नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या थे, चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दे देती हूँ कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या थे एक्चुअल में। So protected forest are the second one is the protected forest, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जैसे हमने देखा हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड, नाउ यहाँ 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट
फॉरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड का मतलब तो आपको पता है, बचाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत वैल्यूएबल जो है ये टिम्बर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वैल्यूएबल टिम्बर्स वगैरह को जो हमें यहाँ से लेना था, ठीक है, तो इन वैल्यूएबल टिम्बर्स को तो काटना ही था ना, तो इसलिए हमने इसको क्या किया कि वैल्यूएबल टिम्बर्स को काटना भी है, लेकिन हमें इसको फर्दर डिप्लीशन से थोड़ा तेजी से ना कटे, इसलिए हमें इसको बचाना है, तो इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। बट यहाँ से वैल्यूएबल टिम्बर्स लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक और रूल बनाया गया कि जितने फॉरेस्ट यानी कि पेड़ों को काटा जाएगा उतने ही कम से कम लगाए जाएं ताकि ये प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। लोगों का आना जाना अलाउ है, दे कैन गो फॉर देयर एनिमल्स ग्रेजिंग वगैरह के लिए जाते हैं, या फ्यूल कलेक्शन या लीव कलेक्शन के लिए, या मेडिसिन वगैरह कलेक्ट करने के लिए वो जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में दे आर नॉट अलाउड, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वो जाते हैं। अब मैं देखूँ ये कहाँ पे है, बिहार, ठीक है, बिहार के अलावा हरियाणा, पंजाब, अब ऐसे एरियाज में ये आपको मिलेंगे। उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान, तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे जितने भी जंगल हैं इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई वहाँ पे जाएगा, जंगलों को काटता हुआ कोई मिलेगा, या अगर कोई हंटिंग करता हुआ, पोचिंग करता हुआ मिलेगा, तो उसको फिर पनिशमेंट मिलती है, फाइन लगते हैं। उसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको बात बताऊं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट एक्चुअल में होते क्या हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कम्युनिटी के होते हैं ये। तो शायद आपको पता ही होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी उनके साथ हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ कि उन्होंने उनको बोला कि हम अपनी चीज़ें, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपनी चीज़ें, हम अपनी रिसोर्सेज गवर्नमेंट को नहीं देंगे, ठीक है। तो इसकी अनक्लास जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनकी जिम्मेदारी, या तो अगर आपका बगान है या आपका बागीचा है तो आप उसको खुद बचाओगे, अगर वो कम्युनिटी का है तो वो कम्युनिटी बचा लेगी। तो अगर हम देखें तो ऐसे कुछ एरियाज़ में, जस्ट लाइक यू कैन से इन गुजरात या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो गुजरात के पार्ट्स ऑफ सम गुजरात एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सारी जगहों पे जितने भी जो फॉरेस्ट है इनको बचाने की जिम्मेदारी या तो किसी इंडिविजुअल की है या किसी कम्युनिटी की है। तो ये हो गए हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। अब आपने बोला कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो हो गए, हमने जंगलों को तो बचा लिया। जंगलों को बचाना इतना आसान तो था नहीं, आपको पता है गवर्नमेंट ने आपको पता है एक अलग ही डिपार्टमेंट है जो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखता है और फॉरेस्ट को करता है। तो अगर हम बात करें, अब हमारी बारी आती है कि वो रूल्स बनाना, ठीक है। कैटेगराइज तो कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, एक IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल U फॉर यूनियन, C फॉर दैट इज यूनियन फॉर कंजर्वेशन, N फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक तरीके से देखा जाए तो एक ग्रुप बनाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसका काम था वो देखना कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से हम जंगलों को कटने से रोक सकते हैं और किस तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं, क्योंकि देखिए जंगल है तो वाइल्ड लाइफ है। अगर जंगल नहीं है तो अभी मैं बोल रही थी कि शेर को हम घर में नहीं रख सकते, शेर नहीं रख सकता घर में,
लोग पाल देते हैं, चिड़िया बहुत टाइप के घर में रखते हैं, बर्ड्स को पालने का लोगों को शौक रहता है। पर आपको, अगर आपने कभी साइंटिफिक वे में देखा होगा, आपको अगर कोई कमरे में बांध के रख दे रूम के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। लोग शौक के लिए बेशक से रखते हैं, बट हम उनसे उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो चलिए वो एक अलग चीज़ है। हमें जंगलों की ज़रूरत है। अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं तो हमें जंगल चाहिए, और अगर हमें जंगल चाहिए तो जंगलों को बचाने के लिए फिर वाइल्ड लाइफ चाहिए। डर के मारे नहीं जाओगे जंगल में पेड़ काटने की, कहीं शेर आ गया तो शेर से बचना है ना, तो जंगल चाहिए, जंगल रहे। अब आप देखिए बेचारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपने देखा होगा, न्यूज़ में खबर आती है कि एक तेंदुआ जो है वो शहर में घुस गया और फिर वो किसी की छत पे चढ़ गया या किसी कुएं में गिर गया, और लोग उसको बचा रहे हैं और उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगा रहे हैं। व्हाई? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो जंगल छोड़ के वो शहर में क्यों घुस आया? क्योंकि जंगल में अब उसके लिए खाना नहीं है। मे बी उसने कोई जंगली कुत्ता या कोई वुल्फ या कुछ भी आते हुए देखा हो और उसका पीछा करते हुए, किसी ह्यूमन का पीछा करता हुआ वो आ गया हो किसी उसके अंदर, क्या कहते हैं उसे, शहर के अंदर, और बेचारा शहर में आके, अब वो क्या लोगों को मारेगा, लोग ही उसको मार डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जंगलों को भी बचाएं और हम अपनी वाइल्ड लाइफ को भी बचाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या क्या कैटेगराइज किया गवर्नमेंट ने। जैसे हमने फॉरेस्ट को देखा कि फॉरेस्ट को उसने कैटेगराइज किया है, ऐसे एनिमल्स को भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि एनिमल्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन किया गया कि एनिमल्स को किस तरीके से बचाया जाएगा। ठीक है, तो उन क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने देखा नॉर्मल स्पीसीज। अब इसमें एनिमल्स की भी बात होगी और इसमें उनकी भी बात होगी, प्लांट्स की भी बात होगी, ट्रीज़ की भी बात होगी। तो नॉर्मल स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ होते हैं जो नॉर्मली कहीं भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करें नीम की, पीपल की और इसकी और उसकी, जो भी है हमारे लोकल एरियाज़ में जैसा वेजिटेशन होगा वैसा, ये तो नॉर्मल स्पीसीज़ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें गाय, कैटल, जो हमारे गधे, ऊँट, घोड़े, ये सब मिलते हैं, ये हमारे नॉर्मल स्पीसीज़ है जो नॉर्मली हमारे घरों में रहते हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो ये नॉर्मल स्पीसीज़ है, तो ये तो है ही, पर इनको भी प्रोटेक्ट करना है। आजकल आपने देखा होगा गौ सेवा का एक चल रहा है, गौ को बचाने का आ रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर नोटिस किया जाए तो गाँव में ख़ास तौर से गाय को प्रॉपर खाना मिल जाता है, लेकिन शहर में गाय क्या करती है, पॉलीथीन खाती है और कई बार ऐसी चीज़ें खाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गौशालाएँ बनाई गई हैं। सो नॉर्मल स्पीसीज। सेकेंड वन इफ वी टॉक अबाउट इज द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, अब नाम से पता चल रहा है एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है, जो खतरे में आ गई हैं। अगर हमने फर्दर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इनको बचाने की कोशिश नहीं की, तो शायद ये जो स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर हम इसके एग्जांपल्स में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्लैक बक है, ठीक है, ब्लैक बक के अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन वाइल्ड एस, लायन, टाइगर्स। अभी ये ख़त्म नहीं हुए हैं, पर इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एंडेंजर्ड, ये खतरे वाले निशान पे आ गए हैं। अगर हमने अब इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर अब हमने इन्हें नहीं बचाया, तो ये हो सकता है कि ये ना बचें। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज़ द वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं, अगर मैं इसमें तो बोलूँ कि कैटल है ना, तो इसमें मैं लिख लूँ कि कैटल या नॉर्मली जो
हमारे एरियाज़ में मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये वनरेबल स्पीसीज़ होते हैं। वनरेबल स्पीसीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें एशियाटिक बफलो, एशियाटिक बफलो के अलावा अगर हम बात करें तो एलिफेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं, ठीक है। सो ये जो होते हैं ये वनरेबल स्पीसीज होते हैं, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पढ़ के मज़ा आ रहा होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखें, अभी और कुछ भी है इस वीडियो में करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ जानने के लिए। तो इसके हमने 3 क्लासिफिकेशंस देखे जो गवर्नमेंट की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है उनको। अगर इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे बहुत लंबी एक वीडियो देखें और बोर हो जाए। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को देखना है, कमेंट्स भी करने हैं, सजेशंस भी देने हैं और मैं आप लोगों के सजेशंस, लाइक और कमेंट का वेट करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।